झारखंड बोर्ड 2025 में जो हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया था उसको आज हम लोग आप लोग के साथ लेके आए हुए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2025 एनुअल एग्जाम जो हुआ था, जो मैट्रिक परीक्षा हुआ था, उसमें किस तरह से हिंदी का प्रश्न आया था। आज हम लोग उसको देखेंगे। ये सभी प्रश्न जो देखेंगे ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। साथ ही आप लोग को ये बता दें कि इसका सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन उसमें सोल्यूशन करके हम नहीं दिखाएंगे। वो सभी के सभी प्रश्न रहेंगे। आपको उसको कॉपी में बहुत आसानी से आप लिख लीजिए और उन सभी प्रश्नों का तैयारी कीजिएगा। हम आप लोग को इस तरह का सभी पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बताते जा रहे हैं। एक बार हम मैथ का बताएं, साइंस का बताएं, अभी एसएसटी बता रहे हैं, उसके बाद हिंदी का बताएं और उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इंग्लिश का बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और 2026 में जो आप लोग को गिन चुन कर अगर देखा जाए 8 से 10 दिन भी समय नहीं बचा हुआ है, उसमें आप लोग को ये सभी प्रश्न बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसके आधार पर आप अपना तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी का ये प्रश्न पत्र देखते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक का जो प्रश्न रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और सभी प्रश्न जो रहेंगे आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में सेक्शन ए में आप लोग का क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। हम लोग को क्या बोलता है, 1 से लेकर 4 तक जो है उसको सही विकल्प में हम लोग क्या करना है, चयन करना है। इसका जो आंसर दिया हुआ रहेगा वो इसी गद्यांश से दिया हुआ रहेगा और इसी से क्या रहेगा, प्रश्न बना हुआ रहेगा। यानी इन्हीं से प्रश्न बना हुआ रहेगा और इन्हीं से क्या करना है, हम लोग को उसका उत्तर भी दे दी। चलिए इस गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे तो आप लोग बहुत आसानी से पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम आप लोग को एक बार रीडिंग कर देते हैं, हमारे हम पढ़ देते हैं। गद्यांश में लिखा हुआ क्या कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य को क्या बोला गया, समाज का दर्पण, कि उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य जो है जीवन की क्या है, अभिव्यक्ति है। साहित्य में ही जातीय भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं और साहित्य में ही हम लोग क्या देखते हैं, जातीय भावों का प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। प्रत्येक जाति के साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। जितने भी जाति होता है सभी साहित्य का क्या होता है, एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुरूप समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य में स्पष्ट रूप से अंतर देखा जा सकता है। इस एक गद्यांश था, इतना हम आप लोग को पढ़ दिए। अब आप लोग को क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा पहला प्रश्न बनाया कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, दर्पण, तर्पण, समर्पण या आकर्षण। तो देखिएगा इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। देखिए ये टॉपिक कहां से लिया गया, यानी प्रश्न कहां से बना है, देखिएगा यहां से, इस जगह से बना हुआ है। कहां से बना हुआ है, यहां से। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखिएगा ये होगा दर्पण। क्या होगा, दर्पण। देखा, साहित्य को समाज का क्या बोला जाता है, दर्पण कहा जाता है। यही प्रश्न इसमें हम लोग को पूछा गया था। तो देखिएगा ये प्रश्न है, इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग बारी बारी से सभी का उत्तर देते जाते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। जीवन की जो अभिव्यक्ति है वो क्या है, तो जीवन की जो अभिव्यक्ति है वो साहित्य है। क्या दिया हुआ है, साहित्य, यानी इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। साहित्य में हम लोग किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब ऑप्शन में है सामाजिक, पारिवारिक, जातीय या सांसारिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो भी कौन सा होगा, सी नंबर ही होगा। क्या होगा, सी नंबर, जातीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा। तो चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। कौन सा काल में अंतर देखा जा रहा है, वीर गाथा काल में, भक्ति काल में, आधुनिक काल में या इनमें से सभी। तो ये लाइन जो देखिए पढ़ रहे हैं, ये लाइन देखिएगा आप लोग जब वो गद्यांश पढ़े तो उसके सबसे नीचे दिया हुआ था। तो देखिएगा तीनों चारों, 3-4 का भी उसमें जिक्र है, यानी इसका मतलब सभी का जिक्र है। तो जब ये सभी का है तो इसका मतलब सभी में अंतर देखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी नंबर होगा, इनमें से सभी होगा। इनमें से क्या होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इसके आगे। अब आगे देखिएगा तो 5 से लेके 8 तक का जो प्रश्न हम लोग को देने हैं वो काव्यांश में है। क्या है, काव्यांश लिखा हुआ, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब इस काव्यांश को अगर हम लोग पढ़ते तो लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ देते कि विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे, अब ना रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे, क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कहीं ना गर्हित कर्म करेंगे, पुष्प भूमि या भारत माता जग की हम तो भीख ना लेंगे, मिश्री मधु मेवा फल सारे देती हमको सदा यही, कदली चावल अन्न विविध और क्षीर
सुधा में लुटा रही है। अब ये हम लोग का काव्यांश दिया हुआ था। अब इस काव्यांश में के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनसे जो बनने वाले जो प्रश्न उनका उत्तर देंगे। लिखा हुआ किसके आने पर भयभीत नहीं होंगे, बताइए किसको आने पर, सिंह के आने पर, तूफान के आने पर, विघ्न का दल चढ़ाने पर, या रात में आने पर। देखिएगा इस पूरा हम लोग काव्यांश को पढ़े तो इसमें इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ नहीं है, इन सब चीजों का जिक्र नहीं है। देखिए इसका नहीं है, तूफान आने का वहां जिक्र ही नहीं किया गया, रात आने का भी। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा, विघ्नों के दल चढ़ आने पर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए हम लोग छठा नंबर प्रश्न को आप देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि भारतवासी किसकी खातिर गर्हित है ना कर्म यानी निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। किसके खातिर निंदनीय काम नहीं करेंगे, क्षुद्र स्वार्थ के, या भय, या दीनता, या भीख। वो जो नहीं कार्य करेंगे वो किनके लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए कभी भी भारतीय ऐसा कार्य नहीं करेंगे, निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, पहला होगा। चलिए अगला हम लोग सातवां नंबर प्रश्न दिया। सातवां नंबर प्रश्न में देखिएगा क्या कवि क्या आशा करता है, कवि जो है किन चीज का आशा, भारत बहुत तरक्की करेगा, भारत जो है वो क्या बहुत तरक्की करेगा, या इसी का आगे पढ़िएगा तो क्या दिया हुआ है, भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, या भारत में आपसी झगड़े नहीं होंगे, या भारत में सुख और शांति होगी। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। भारतीय किसी से पद दलित और हीन नहीं होने देंगे, ये तात्पर्य था। चलिए अब हम लोग आठवां नंबर प्रश्न देखिएगा। आठवां नंबर में लिखा हुआ है कि भारत माता हमें क्या देती है, घर, स्वर्ग, जीवन, या खाने की विविध सुविधा। ये देखिएगा उस काव्यांश को पढ़िएगा तो नीचे के सेंटेंस में ये चीजें दिया हुआ है ना, इसके बारे में जिक्र किया है। तो हम लोग को भारत माता जो देती है, खाने की विविध वस्तुएं देती है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी नंबर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मां भोजन बना रही, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, या प्रेरणार्थक। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सकर्मक क्रिया। कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा पहला सही होगा। क्योंकि मां भोजन बना रही है, वाक्य में भोजन कर्म है, ध्यान दीजिएगा, भोजन जो है वो क्या है, कर्म है। क्रिया का फल सीधे कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा। और इसमें जो इसको अगर हम लोग इस सेंटेंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें समझने का ये कोशिश कीजिएगा कि जो क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो सीधे कर्ता पर ना पढ़ के किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। कर्म मतलब जो काम कर रहा है उस पर पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये व्याकरण का प्रश्न है। अगर आप व्याकरण बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला में है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण। ऊपर में था क्या, सकर्मक, यहां दिया हुआ अकर्मक क्रिया। अब इसमें लिखा हुआ है बच्चा सो रहा है, विक्रम उपन्यास पढ़ता है, वह पानी पी रहा है, रीता पत्र लिखती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट नंबर ही होगा, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है में क्रिया यानी सो रहा है, क्रिया जो हो रहा है क्या हो रहा है, सोना हो रहा है, यानी सो रहा है का कोई कर्म नहीं, इसका कोई कर्म नहीं है। और क्रिया का प्रभाव जो हो रहा है, जो कार्य करने का जो प्रभाव सीधा किस पर पड़ा है, कर्ता पर पड़ा। कर्ता इसमें कौन है, बच्चा। इसमें कर्ता जो है कौन है, बच्चा, यानी कार्य कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, सोने का काम कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। एक प्रधान वाक्य है तो शेष कौन सा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य, सरल उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य, मिश्र उपवाक्य। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट नंबर होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। चलिए अब हम लोग अगला जाते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओ, या कौन सा वाक्य, परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओ। इसमें दो चीजों का जिक्र किया गया है ना, सरल, संयुक्त, मिश्र या उपवाक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्योंकि इसमें एक मुख्य वाक्य अवश्य फल पाओगे और एक आश्रित उपवाक्य अधि परिश्रम करोगे, है ना, अधि परिश्रम करोगे, आपस में अधि से जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, अधि तो से जुड़े हुए, माने इसमें क्या, अधि से जुड़ा। तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें, फल पाओगे, ठीक है, फल पाओगे, और एक क्या है उसमें कि परिश्रम करोगे। तो परिश्रम करोगे किस पर आश्रित है, परिश्रम करोगे, है ना, परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, एक दूसरे पर आश्रित है, इसीलिए इसको हम लोग क्या है, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर पर, 30 यानी 13।
हमें अपनी सभ्यता, क्या भरा गया इसमें देखना है, संस्कृति पर गर्व है। किस पर होगा, तो लिखिए हमें अपनी सभ्यता, है ना, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो इसमें जो भराएगा वो क्या भराएगा, और भराएगा, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक, इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा अर्थ क्या होता है। देखो आम का हम लोग सभी जानते हैं, आम को हम लोग पहला अर्थ क्या बोलते हैं, फल, फल होता है, यानी आम क्या एक तरह का फल है। लेकिन दूसरा भाषा में, दूसरा में आम का मतलब क्या होता है, यानी हम लोग आम को फल भी फल होता है, हम लोग जानते हैं कि आम का एक प्रकार का फल भी है। लेकिन आम जो है वो शब्द किसी और दूसरे, उसका मीनिंग और कुछ निकलता है। तो क्या निकलता है उसका मीनिंग, तो देखिएगा, तो लिखा हुआ आसान, सामान्य, समस्त या आत्मा। तो इसका सही आंसर जो होगा, आम का मतलब होता है सामान्य, है ना, आम का मतलब होता है सामान्य। कभी कभी आप बोलेंगे कि ये एक आया था, वो आम इंसान था। आम इंसान का मतलब क्या, एक सामान्य व्यक्ति था, एक सामान्य आदमी था। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा सामान्य होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज 50 नंबर लिखा हुआ, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है, मां से चला नहीं जाता है, या प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, मां से चला नहीं जाता। ये भाववाचक का एक उदाहरण है। चलिए अब हम आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही आसान आसान प्रश्न आया था। 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि माता पिता कौन सा समास है ना, माता पिता कौन सा समास है। तो देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी नंबर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा, तो देखिएगा इसमें क्या है, इसमें भी एक गद्यांश दिया हुआ और 17 से लेकर 18 यानी 2 प्रश्नों का उत्तर इन्हीं गद्यांश को पढ़ के हम लोग को देनी है। आप इस गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से इसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ, मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन से मुझे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से ही हर बात से तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। ये है गद्यांश का मीनिंग। अब इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो बनाया वो देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न में लिखा, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। ये किताब से ही लिया गया है, एक गद्यांश बनाया गया है। तो बोलता है बुक से लिया गया है, तो इसको पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। नेताजी का चश्मा, एक कहानी या भी, बाल गोविंद भगत, या लखनवी अंदाज। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्या होगा, एक कहानी या भी, है ना, एक कहानी या भी। ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर देखिएगा। तो 18 नंबर में हम लोग देखते हैं, तो क्या इसमें देखते हैं कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई थी। प्रेम भावना, क्रोध भावना या ईर्ष्या भावना। उससे ये सब चीजें नहीं हुआ था, उससे क्या हुआ था, हीन भावना उत्पन्न हो गया था। क्या कैसी भावना उत्पन्न हो गया था, हीन भावना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जब आ जाते हैं 19 से 20 तक, इसमें भी 2 प्रश्न है। क्या है, ये क्या है, काव्यांश है। ये भी क्या है, बुक से ही लिया गया है। क्या है, ये बुक से यानी किताब का ही है। ठीक है, क्या लिखा हुआ सो देखिएगा, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, है ना, बाल कल्पना से पाले, विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले। इस तरह ये क्या है, गद्यांश काव्यांश दिया हुआ है। अब इससे प्रश्न जो बनाए, क्या प्रश्न बनाए कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया। ये काव्यांश लिया गया है किस पाठ से लिया, यानी आप लोग का जो बुक है 10 क्लास का हिंदी का, वो उससे किससे लिया गया, हिंदी से बुक का। तो ये लिया गया है उत्साह से। किससे लिया गया है, उत्साह से लिया गया है। ठीक है, ये उत्साह से लिया गया है। ठीक है, और इसका जो इस काव्यांश का जो प्रस्तुत करता है वो कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो रचिता है, इस कविता का जो रचिता है कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। देखिएगा 20 नंबर लिखा हुआ, कविता में बादल किसका प्रतीक है। वर्षा का, शीतलता का, फसल का, पौरुष और क्रांति का। तो इसका जो सही आंसर है वो किसका, डी नंबर है, पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। अब निम्नलिखित प्रश्नों का क्या है, सही विकल्पों का हम लोग क्या बोलता है, चयन करने बोल रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा, तो 21 नंबर प्रश्न जो है उसमें क्या दिया हुआ वो देखिए। 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बालक
अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे, यानी किस मंदिर में जाया करते थे? संकट मोचन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर या महादेव मंदिर? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बालाजी मंदिर। कौन सा? बालाजी मंदिर। अब आप लोग को थोड़ा सा बता दें कि ये कौन सा पाठ से, तो आप लोग को बता दें कि ये जो लिया गया जो है ये कौन सा पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है नौबत खाने में इबादत के अनुसार बालक अमीरुद्दीन, यानी इसका जो नाम है ये किस नाम से ज्यादातर हम लोग जानते हैं? बिस्मिल्लाह खान के नाम से हम लोग ज्यादा जानते हैं। ये जो थे ये कहां जाया करते थे? ये जाते थे बालाजी मंदिर। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में लिखा बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? हलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला या ड्राइंग मास्टर? बताइए इसमें कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला थे। कौन थे? कैप्टन चश्मे वाला, है ना। और ये जो कहानी है, एक ये क्वेश्चन जो बना हुआ है या ये कहानी किसका है? तो किससे लिया गया? तो हम बता दें नेताजी के चश्मा, नेताजी के चश्मा। ये जो आप लोग का हिंदी का जो बुक है, एक कहानी है, उससे है ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ध्यान में इस बात को भी रखिएगा आप लोग कि जितने भी प्रश्न हम आप लोग को बता रहे हैं, बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग को इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन सा बुक से किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप उसके आधार पर अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा तैयारी रहेगा। ध्यान में इस बात को रखिएगा कि सब्जेक्टिव बहुत सारे छात्रों से सबके सब बन जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है फंस जाता है। कभी कभी वही प्रश्न दोबारा रिपीट भी हो जाता है, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। और अगर हो सके तो आप वीडियो रोक रोक के इन सभी प्रश्नों को आप लिख भी सकते हैं और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर। बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे? बाल गोविंद भगत जी जो थे वो कितने वर्ष के थे? तो लगभग 60 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 60 वर्ष के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे तो देखिएगा 24 नंबर लिखा हुआ कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है? विचार, पात्र, घटना, इनमें से सभी। किसी भी कहानी को लेखन करने के लिए आपको ये सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसका? विचार की आवश्यकता पड़ती है, पात्र की भी आवश्यकता पड़ती है, घटना की भी आवश्यकता है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लिखा हुआ है श्री राम के ने किसके धनुष को तोड़ा? श्री राम जी ने किनका धनुष को तोड़ा था? परशुराम जी के, शंकर भगवान के यानी शिव जी के, ब्रह्मा जी के या विष्णु जी के? तो श्री राम जी जो थे, भगवान श्री राम जी जो थे वो किनका धनुष तोड़े थे? तो वो तोड़े थे शिव जी को, यानी भगवान भोलेनाथ का, यानी शंकर भगवान का धनुष को तोड़े थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगला प्रश्न में। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ गोपियों ने करुई ककरी के समान किसे बताया? करुई ककरी के समान किसे बताया? प्रेम संदेश को, योग संदेश को, उद्धव को या कृष्ण को? तो आप लोग को बता दें कि इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा योग संदेश को। किनको? योग संदेश को। योग संदेश को उन्होंने क्या बोला था? करुई ककरी, है ना, करुई ककरी बोला। यानी करुई का मतलब है कड़वी और ककड़ी तो कड़वी है ना। चलिए अगला प्रश्न में आ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति। तो इसका भी सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? बी नंबर होगा। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर होगा। छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, छाया को छूने से किसकी प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति। और इस कवि का नाम क्या था? गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर जी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 28 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न में देखिएगा, या दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकाटक निहार रहा है? माँ, पत्नी, शिशु या पिता? यानी दंतुरित मुस्कान कविता जो था तो उसमें कवि को कौन एकाटक निहार रहा था? लगभग उन्होंने बच्चा उसमें कौन सा था? तो एकाटक निहारने का मतलब है कि देखते रह गया या देख ही रहा था उसको। तो उसमें जो था उसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? शिशु होगा। यानी सी, माँ नहीं थी, पति नहीं थे, पिता नहीं था। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन था? होगा बच्चा यानी शिशु। चलिए अब हम आ जाते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है लिखा हुआ रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये जो थी कहाँ की थी? हिंदुस्तान की तो थी नहीं, क्योंकि इस नाम से तो हिंदुस्तान में तो जब व्यक्ति का नाम ज्यादातर होता नहीं है। पाकिस्तान में भी इस तरह का नाम नहीं होता है, नेपाल में भी नहीं होता है। ज्यादातर इस तरह का ये विदेशी नामों आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी। कहाँ की थी? इंग्लैंड की।
ठीक है। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न में देखा, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ जी का वास्तविक जो नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। क्या था? तारकेश्वर नाथ, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जो ये माता का आंचल, माता के आंचल जो पाठ है उससे ये है। और उसमें जो भोलानाथ जो बोला गया है उनके पिताजी के द्वारा पुकारा जाता था, तो उसका प्यारा नाम था, है ना। उसके पिताजी उसको प्यार से क्या बोलते थे? भोलानाथ। लेकिन उसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। लेकिन हम आप लोग को थोड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखा देते हैं। इन सब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी पर लिखकर आप इसके आधार पर भी तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा 31 से 38 तक का जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। आप लोग को इसमें से क्या है, 6 प्रश्नों को ही उत्तर देने। इस हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि सभी प्रश्न जो है 2025 पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था बोर्ड परीक्षा, झारखंड बोर्ड जो दिए थे के द्वारा जो हुआ था एग्जाम, वही प्रश्न पत्र है। आप इसके आधार पर तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। देखिएगा इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना। इन गद्यांश को पढ़ना और इसमें से कितना प्रश्नों को उत्तर देना? 6 प्रश्नों को उत्तर देना। तो गद्यांश को बहुत आसानी से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिएगा। वीडियो रोक रोक के भी आप लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और सभी का उत्तर दे सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या बना हुआ है? जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है? ये 31 नंबर प्रश्न है, 2 अंक का है। ठीक है। चलिए इसी तरह से हम आप लोग को सभी प्रश्न दिखाते जा रहे हैं, आप देख लीजिए। क्योंकि आप अभी समय ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को सारा इसको लिख के दिखाएं। अगर आप बोलिएगा तो हम सभी का आंसर लिखकर पीडीएफ के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम या पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को उसको उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता हो नहीं तो आप लोग सभी के सभी प्रश्न आप अपने बुक के आधार पर आप सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या है? प्रकृति के अंतरंग भाव का क्या तात्पर्य? ये 32 नंबर प्रश्न है। इसी तरह 33 नंबर E.F. सुमाकर की पुस्तक का क्या नाम है? ये प्रश्न था। इसी तरह से 34 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ हम आने वाले नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं? ये प्रश्न बनाया गया। देखिए ऊपर में गद्यांश दिया हुआ, उसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसे रिक्त हो जाएगी? चलिए ये भी प्रश्न है। अब इसमें से 6 प्रश्न का ही उत्तर देने और ऊपर में गद्यांश दिया हुआ, कितना आसान सा है। जो पिछले साल प्रश्न पूछा गया इस वर्ष भी ऐसा ही रहेगा, बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। देखिए उसके बाद आप लोग का क्या है? 36 नंबर लिखा सुख भोग की लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो चला है? अगला है 37 नंबर, इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप जितना गद्यांश जो पढ़े उसमें से एक उपयुक्त आपको क्या करना है? शीर्षक देना है। ठीक है। अब चलिए 38 नंबर लिखा प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा? आपको विशेष आप अगर व्याकरण पढ़े हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि प्रकृति शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। चलिए इस तरह से अब हम लोग का सेक्शन सी चालू होता है। तो सेक्शन सी देखिएगा आप, तो सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है सो देखिए कि 39 से लेकर 46 तक का जो प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना और 150 अधिकतम शब्द जो होना चाहिए, कितना चाहिए? 150 शब्द होना चाहिए, 150 शब्द होनी चाहिए अधिकतम। ठीक है। अधिकतम शब्द जो होनी चाहिए कितना होना चाहिए? 150। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है। सभी प्रश्न क्या रहेगा? 3 अंक का। 39 नंबर का जो 3 नंबर का जो 39 नंबर से शुरू होता है, 3 नंबर का पहला प्रश्न जो दिया हुआ क्या दिया हुआ? बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? यानी यशपाल के इस विचार से हम लोग कहां तक सहमत हैं? ये चीज दिया हुआ बुक का प्रश्न है, आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर में लिखा हुआ है काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे? 41 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भाटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया? इसका ये प्रश्न है। अगला में क्या दिया हुआ है सो देखिएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता, लक्ष्मण ने वीर योद्धा को की क्या क्या विशेषता बताएं, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए लिखा बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? ये 3 नंबर का प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? उद्धव का जो व्यवहार की जो तुलना की गई थी किससे किससे की गई थी? ये भी आप लोग को लिखना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये है प्रश्न। और इस प्रश्न कौन कितना नंबर प्रश्न है? 45 नंबर प्रश्न है। अगला में दिया हुआ 46 में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? ये प्रश्न है। आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को
6 प्रश्नों का ही उत्तर देना, जो आपको सटीकता से जिसका आंसर जानते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपका सस्पेंस बना हुआ है, जिसमें आप संकोच कर रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर हम पूरे तरीके से जानते हैं, तो उसको छोड़ के जिनको आप परफेक्ट तरीके से जानते हैं, पूरे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप उत्तर देनी होगी या देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये 5 नंबर का प्रश्न शुरू होता है सेक्शन डी में, और इनमें से क्या है कि 4 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है और 250 शब्द अधिकतम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शब्दों को गिन गिन कर लिखना, आपको जितना हो सके सटीकता से आंसर दीजिए, अगर कम होता है तो कोई दिक्कत, लेकिन 250 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न में बोल दिया गया है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 47 में कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। ये 47 नंबर था। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। उसके बाद अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो अगला प्रश्न में लिखा हुआ है 49 में कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? ये 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 50 नंबर देखिएगा तो इसमें क्या है कि हम लोग को निबंध लिखने, 2 निबंध है। ठीक है, एक है वन संरक्षण पर, एक है मेरा राज्य झारखंड पर। तो इस पर तो आप हम लोग को क्या है निबंध लिखना, और 5 नंबर का है, और आप लोग को बता 250 शब्दों से अधिक नहीं लिखनी है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न लिखा हुआ है 51 नंबर की परीक्षा के प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए, या तो कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष के पत्र लिखें। को क्या करना है हम लोग को? एक पत्र लिखना। ये 2 तरह का प्रश्न है, अथवा में दोनों में से जो आपको उपयुक्त लगता है उसमें बना देना है ना। तो ये प्रश्नों में से जो भी आपको उपयुक्त लगता है वो बनाइए, जो आप अच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये निबंध है तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, यानी लेटर है तो इसके आधार पर हम लोग लिख के देना है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है, लास्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है सो देखिएगा। लास्ट प्रश्न में है शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। 50 शब्दों में क्या करना है? एक विज्ञापन तैयार करना है। या तो सौम्या शैम्पू की बिक्री बढ़ाने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। इस तरह से 2 विज्ञापन हम लोग को दिया हुआ, दोनों में से आपको जो उपयुक्त लगता है और जो आप लिख सकते हैं उन्हीं को लिखना है। ये 2025 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो हुआ था, यानी झारखंड बोर्ड परीक्षा जो मैट्रिक का लिया गया था, उसका प्रश्न पत्र है, और इसके आधार पर आप 2026 का एग्जाम को तैयारी कीजिए। आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। चलिए धन्यवाद।